तो चिल्ड्रन हमारा जो अगला चैप्टर है वी डिड 1 2 3 4 5 6 देन 7th इज नॉट इन सिलेबस क्योंकि देश में गरीब है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया चल रहा है. दिस एंड दिस वी डिड. नेक्स्ट वील बी स्टार्टिंग विद व्हाट इज कॉल्ड एज एम्प्लॉयमेंट. तो प्लीज ओपन योर क्लास बुक कॉपीज एंड न्यू पेज पे हेडिंग लिख लीजिए एम्प्लॉयमेंट. यहाँ पे चैप्टर का नाम एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट है, बट आपके कोर्स में सिर्फ एम्प्लॉयमेंट वाली यूनिट कोर्स में है. झटपट लिख लें बच्चों. प्लीज राइट अ कोड चिल्ड्रन. आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली विच टॉपिक्स आर टू बी स्टडीड चिल्ड्रन. ग्रोथ एंड चेंजेस इन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट. आई रिपीट, ग्रोथ एंड चेंजेस इन वर्कफोर्स. वर्कफोर्स मतलब काम करने वाले लोग. वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन फॉर्मल, इन इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर. अब इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है भाई? जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर्ली फॉलो किए जाते हैं वो फॉर्मल हो गया, और जहां रूल्स एंड रेगुलेशन से कोई लेना देना नहीं है वो इनफॉर्मल. तो हल्दीराम पे अगर चाट बिक रही है तो ये फॉर्मल सेक्टर है, और नॉर्मल दुकान पे ठेले पे चाट बिक रही है तो ये इनफॉर्मल है. क्या ठेले वाला अपने पानी पूरी खिलाने वाले का प्रोविडेंट फंड काटता है? क्या उसका इंश्योरेंस कराया है? क्या सरकारी रूल्स के हिसाब से सैलरी देता है? नॉट एट ऑल. तो आपने एक प्रेपरेटरी स्कूल खोल लिया, टीचर्स को ऐसे ही 10,000 रुपए महीना आप देते हैं, कोई सिस्टम नहीं है, तो इट इज इनफॉर्मल. गॉट इट क्लियर? बट इन अ प्रॉपर स्कूल देयर इज अ सैलरी स्केल गवर्नमेंट के हिसाब से. इतने अलाउंसेस होंगे, इतने परक्विजिट्स होंगे, हर साल 3% आपकी सैलरी गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली इंक्रीमेंट लगा दिया जाएगा. प्रोविडेंट फंड फैसिलिटी, ग्रेचुटीज देयर, नियम कायदा कानून बढ़िया है. इट इज नोन एज फॉर्मल सेक्टर. समझ में आ गया? एंड कॉमा लगा के लिख दीजिए प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज. गॉट इट चिल्ड्रन? चलिए, सो पुट द हेडिंग इन योर कॉपीज चिल्ड्रन, एम्प्लॉयमेंट. और जो मैंने बताया सबने लिख लिया? एनी क्वेरीज टू एनीबडी? चलिए, तो पढ़ना क्या है आपको इस चैप्टर में? ये दो टॉपिक्स जो मैंने लिखवाए कोर्स में, तो बस बच्चों यही है आपके. ओके, बट बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी चीजें ठीक से समझ में आएंगी, एल्स आपको चीजें समझ में बहुत कम आएंगी. वर्कफोर्स की बात की थी अभी हमने हेडिंग में, तो भाई ये पढ़ना पड़ेगा. लेबर फोर्स क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन क्या होती है, वर्कफोर्स क्या होता है, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन पढ़ना पड़ेगा. सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स, ये रेफरेंस है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं आएगा. ओके. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये भी रेफरेंस के लिए है चिल्ड्रन. जॉबलेस ग्रोथ, ये भी रेफरेंस के लिए. कैजुअलाइजेशन, ये भी बेसिकली रेफरेंस के लिए. रूरल एंड अर्बन एम्प्लॉयमेंट, ये भी बेसिकली रेफरेंस के लिए ही है. ओके. डायरेक्ट जो सिलेबस का पार्ट है वो फर्स्ट 3 टॉपिक्स में कंप्लीट हो जाएगा. ओके, सो प्लीज कॉपी देम. जहां पे मैंने टिक लगाया है वो आपको लिखना है सी कोर्स और बाकी रेफरेंस. डू इट क्विकली चिल्ड्रन. चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन. अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है पहले तो समझ लें. एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? पीपल having the ability to work, they are willing to work and they are getting the work is called as employment. तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट वर्ड लिखकर ये 3 चीजें जरूर लिख लें चिल्ड्रन. एम्प्लॉयमेंट की स्पेलिंग लिखकर ये 3 चीजें जरूर लिखते हैं. फर्स्ट, एबिलिटी टू वर्क, विलिंग टू वर्क एंड गेटिंग द वर्क. काम करना चाहते हैं, करने लायक भी हैं और काम मिल भी रहा है. इट इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? एम्प्लॉयमेंट. क्या बोलते हैं इसको? एम्प्लॉयमेंट. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का. अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एबिलिटी टू वर्क है, विलिंग टू वर्क है, बट नॉट गेटिंग. कुछ ऐसे भी आवारा होते हैं जो काम करना ही नहीं चाहते. सॉरी टू से, उनको अनएम्प्लॉयड नहीं बोलते, उनको वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, और उनको अनएम्प्लॉयड की डेफिनेशन में भी काउंट नहीं करते हैं. हम काम तो करना चाहते हैं बट हमें काम नहीं मिल रहा, तो एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो इनवॉलेंट्री ही होता है. नहीं तो एक्सपेक्टेड आपके लेवल पे जो आपकी पढ़ाई लिखाई है, एज पर द मार्केट आपको 1 लाख रुपए महीने का जॉब मिलना चाहिए. मैं तो 1 करोड़ से कम में काम ही नहीं करूंगा, मैं तो राजा हरीश के खानदान का हूं, तो तुम बैठ रहो घर पे. फिर ऐसे थोड़ा होता है. समझ में आ गया? तो जो आपकी एबिलिटी है उसके बेसिस पे आपको काम मिल रहा है, तब भी आप काम नहीं करना चाहते हैं, ये तो भाई चौधरी बन रहे ना इसका मतलब. तो ये वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है, ये एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट माना ही नहीं जाता है. समझ गए बच्चों? तो वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज एंगेज्ड इन सम प्रोडक्टिव एक्टिविटी.
मतलब सर कोई चेन स्नैचिंग का काम कर रहा है तो वो भी एम्प्लॉयड हो गया? नो, ये इलीगल एक्टिविटी हो गई। तो एक्टिविटी लीगल भी होनी चाहिए। ओके, तो जो भी इंसान जीडीपी में कंट्रीब्यूट करे, सर मम्मी ने हमको बहुत पढ़ाई है बचपन में, मारी बहुत है सर, बट डिड यू पे हर एनी मनी? बट उनकी वजह से आप कमाने लायक हो जाएंगे। तो अब ये एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट की होगी, मम्मी की नहीं, आपकी, क्योंकि मम्मी जो काम कर रही थी उसको मॉनेटरी टर्म्स में आप मेजर नहीं कर सकते। अंडरस्टूड दिस? समझ में आ गया? चलिए, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स कौन होते हैं? जो लोग अपना खुद का बिजनेस करते हैं चिल्ड्रन, कोई सेल्फ ऑक्यूपेशन, सेल्फ डायरेक्टेड है, not governed by anybody's rules and regulations, not following anybody's direction or instruction, they are called as what? Self-employed workers. आप इन्हें चिल्ड्रन प्रोफेशनल्स या बिजनेसमैन भी बोल सकते हैं। ओके, तो अगर कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा है 5 लाख रुपए साल में, गवर्नमेंट डॉक्टर है, उसको 2 लाख रुपए महीना सैलरी मिल रही है एम्स में, दे आर हायर्ड वर्कर्स, दे आर हायर्ड वर्कर्स। और डॉक्टर साहब की अपनी क्लिनिक है, अच्छा सर मान लीजिए अपनी क्लिनिक भी है और नौकरी भी कर रहे हैं, तो वो दोनों में आ जाएंगे। अपनी क्लिनिक का काम सेल्फ एम्प्लॉयड, और हॉस्पिटल में एंगेज है तो हायर्ड। समझ में आ गया? और ठीक से काम नहीं करेगा हायर्ड वर्कर तो उसे फायर्ड वर्कर बना दिया जाएगा। क्या? नहीं, प्राइवेट सेक्टर में अलाउड है, गवर्नमेंट सेक्टर में अलाउड नहीं है। गॉट इट क्लियर? अब ये बात अलग है कि भाई आप मेदांता में डॉक्टर हैं, हार्ट सर्जन, और आपको 20 लाख रुपए महीना सैलरी दी जा रही है, आपसे काम इतना ले लिया जाएगा कि आप घर की रोटी सब्जी भी नहीं ला पाएंगे, तो अपनी क्लिनिक चलानी तो छोड़ ही दीजिए आप। ओके, तो मैक्सिमम केसेस में पीपल आर ईदर सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड, बहुत कम ही लोग दोनों काम कर पाते हैं। समझ गए बच्चों सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड वर्कर्स क्या है? चलिए, तो आपको लेफ्ट में ये किसान अंकल नजर आ रहे हैं, ये कौन हो गए बच्चों? सेल्फ एम्प्लॉयड। और ये कॉल सेंटर में बैठे हैं, सस्ता लोन देते हैं आपको, हायर्ड वर्कर्स। सर ये कैजुअल जीन्स पैंट पहन के है कैजुअल, डेली ऑफिस आ रहे हैं तो रेगुलर नहीं। जिनका परमानेंट एम्प्लॉयमेंट होता है साल भर का चिल्ड्रन, दे आर कॉल्ड एज रेगुलर वर्कर्स। इनको ग्रेचुटी का बेनिफिट, प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट, इंश्योरेंस, मेडिकल, रेगुलर सैलरी, सब इन्हें कभी कभी बुलाया जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कि आपके घर में कोई मेड सर्वेंट है जो खाना बनाने के लिए मम्मी ने रखी है, झाड़ू पोछे बर्तन के लिए दूसरी रखी है, और सो कॉल्ड वॉशरूम के लिए अलग है, साफ सफाई के लिए अलग है, और मम्मी साल भर इनको एम्प्लॉयमेंट देती हैं, तो दे आर रेगुलर हायर्ड वर्कर्स। व्हाट? हायर्ड वर्कर, रेगुलर क्योंकि साल भर का काम है। ओके, अब घर में शादी ब्याह का कार्यक्रम है, सम गेस्ट आर कमिंग, तो मम्मी ने कुक को बोला भाई 2 असिस्टेंट और लेते आना जो नाश्ता वगैरह सर्व कर दे। अब वो साल भर का एम्प्लॉयमेंट थोड़ा है, वो हफ्ते 10 दिन के मेहमान है, मेहमान भी मेहमान है और वो भी मेहमान है, दे आर कैजुअल वर्कर। आपके स्कूल में मान लीजिए चिल्ड्रन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, या आपका सिलेक्शन नेशनल लेवल पे हो गया, तो स्पेशल कोच रखा गया है क्रिकेट का, और ये कोच आपको 3 महीने ट्रेनिंग देगा, तो स्कूल इसे क्या बोलेगा? कैजुअल वर्कर। और आपके जो स्पोर्ट्स टीचर हैं जो साल भर आपको गेम्स वगैरह खिलाते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करा, दे आर रेगुलर वर्कर्स। एनुअल फंक्शन है, डांस सिखाने के लिए 15 दिन के लिए टीचर को इंचार्ज बना दिया, व्हाट इट बाहर से बुलवा लिया डांस सिखाने के लिए किसी स्पेशल टीचर को, तो दे आर ऑल्सो कैजुअल वर्कर्स। ये नहीं कि जीन्स पैंट पहन के तो कैजुअल वर्कर हो गए। और इन लोगों को चिल्ड्रन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लाइक प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी कुछ भी नहीं मिलता। ओके, और जनरली ये जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं ना चिल्ड्रन, दे आर अनस्किल्ड, क्योंकि भाई रेगुलर काम है नहीं इनके पास, तो इतनी अच्छी स्किल भी इनके पास नहीं होती है। ओके, समझ में आगे बच्चों? सारे वर्कर्स समझ गए? तो ये दोनों चिल्ड्रन आते किस कैटेगरी में है? हायर्ड में। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज जरा इसको लिख लीजिए। लेबर सप्लाई फर्स्ट, लेबर फोर्स सेकंड, एंड वर्क फोर्स थर्ड। प्लीज कॉपी दिस, और लेबर सप्लाई की ये डेफिनेशन जरूर लिखिए। रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ लेबर दैट वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर। दिन में चिल्ड्रन टोटल कितना टाइम होता है घड़ी के हिसाब से? 24 आवर्स। समझ में आई बात? साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में लोग 14 आवर्स काम करते हैं, नॉर्थ इंडिया में 18 घंटे काम करते हैं। सो दिस पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज लेबर सप्लाई। व्हाट? लेबर सप्लाई। ये नहीं कि 15 लोग आप लेके आ गए, चलो काम करो यहाँ पे, आपने सामने वाले से बोला लो लेबर सप्लाई हो गई। नो, लेबर सप्लाई इज द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच द प्रोडक्टिव एक्टिविटी और हार्डवर्क इज रेंडर्ड बाय द वर्किंग प्रोफेशनल। समझ में आ गया?
और ये वर्किंग प्रोफेशनल कौन होता है चिल्ड्रन? लेबर फोर्स। तो लेबर सप्लाई इज द टाइम एलिमेंट। समझे बच्चों? समझ में आ गया? एंड लेबर फोर्स इज द नंबर ऑफ पर्सन्स। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई। तो साउथ इंडिया में मान लीजिए वी हैव 20 करोड़ वर्कर्स, नॉर्थ इंडिया में 35 करोड़। तो ये जो 20 और 35 करोड़ है चिल्ड्रन, इसे क्या बोलेंगे? लेबर फोर्स। और ये जो नंबर ऑफ आवर्स ये डिलीवर कर रहे हैं काम, इसे क्या बोलेंगे? लेबर सप्लाई। इसका न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में बेसिकली, वहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बी क्विक टू दिस। चलिए, तो बच्चों लेबर सप्लाई और लेबर फोर्स में समझ में आ गया डिफरेंस क्या होता है? तो लेबर सप्लाई इज द नंबर ऑफ आवर्स पीपल आर डिवोटिंग टू वर्क एंड दिस इज द नंबर ऑफ पर्सन्स। एनी डाउट्स? चलिए नेक्स्ट चिल्ड्रन, वर्कफोर्स। नंबर ऑफ पर्सन्स एक्चुअली वर्किंग 141 करोड़ की टोटल पॉपुलेशन है चिल्ड्रन। कितनी? 141 करोड़। इसमें से लेस देन 18 years एंड मोर देन 60 हम मान के चलते हैं नॉट फिट टू वर्क। और ये जनसंख्या इंडिया में चल रहे हैं लेटस से 141 करोड़ में 75 करोड़ से चल रहे हैं। तो बचा कितना चिल्ड्रन? 66 करोड़। कितना बचा चिल्ड्रन? 66 करोड़। ये 66 करोड़ लोग काम करने लायक हैं, नंबर ऑफ पीपल विलिंग टू वर्क। तो इन्हें क्या बोलेंगे हम? लेबर फोर्स। ऊपर ये पढ़ा था ना हमने, लेबर फोर्स में क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ पर्सन। अब इसमें 18 और 60 साल वालों को सर आपने क्यों हटा दिया? भाई क्योंकि हमारे यहाँ जो जॉब का क्राइटेरिया वो यही है, 60 साल पे जनरली रिटायरमेंट है। अब सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है, उसका 60 to 65 तक भी चलता है। स्पेशल रिक्रूटमेंट उसके बाद मिलता है, बट फिर वो ग्रेचुटी पेंशन ये बेनिफिट्स नहीं मिलते। आपको जो पैसे मिलते हैं आप उसे सैलरी की बजाय ऑनोरेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑनोरेरियम। आपके ऑनर में दिया जा रहा है। इज दैट क्लियर? जैसे डोवाल साहब को दिया जा रहा है। तो 66 करोड़ लोग इंडिया में काम करने लायक हैं। नंबर ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क, 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो काम कर तो नहीं रहे हैं बट उनको काम चाहिए। तो एक तरह से अनएम्प्लॉयड बोल सकते हैं आप उनको। तो कितने लोग इफेक्टिवली काम करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं? वर्कफोर्स। इसे क्या बोलेंगे? वर्कफोर्स। ये मैं बात कर रहा था जो न्यूमेरिकल आता है चल रहा है। ओके, तो लेबर फोर्स में से अगर वर्क फोर्स माइनस कर देंगे तो क्या पता लग जाएगा? नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड। तो हमारे एग्जाम्पल में कितने चल रहे हैं अनएम्प्लॉयड? 15 करोड़ लोग। नहीं समझे? नहीं समझे? अरे भाई ऊपर वाला फॉर्मूला ही तो है, ऊपर वाला फॉर्मूला ही तो है। ये है फर्स्ट फॉर्मूला, वर्क फोर्स इक्वल्स टू व्हाट? लेबर फोर्स माइनस नॉट वर्किंग। लेबर फोर्स माइनस नॉट वर्किंग। नॉट वर्किंग मतलब काम करना चाह रहे हैं बट इनको काम मिल नहीं रहा, तो नॉट वर्किंग अनएम्प्लॉयड होगा ना ये। ठीक है, अब नीचे वाले फॉर्मूले में क्या किया? इसको इधर लिख दिया, नॉट वर्किंग अनएम्प्लॉयड इक्वल्स टू व्हाट चिल्ड्रन? लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट कर दिए, एक ही चीज तो है। नॉट गेटिंग? करिए इसको झटपट, फिर मैं आपको रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बताऊं जो पार्टिसिपेशन रेट से इफेक्टेड है। चलिए, ये रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कॉमन सेंस की बात है। नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड हमारे एग्जाम्पल में कितने थे चिल्ड्रन? 15 अपॉन टोटल देश में काम करने वाले कितने हैं? 66 करोड़। व्हाट इज 15 करोड़ एज अ परसेंटेज ऑफ 66 करोड़ चिल्ड्रन? 22.72%. So country should try to maintain this at a very low rate or at a very high rate children. लो रेट। और सर ये क्या नाटक है नया जो नीचे लिखा है अलग से? पार्टिसिपेशन रेट। टोटल वर्कफोर्स हमारे देश में कितना था चिल्ड्रन? वर्कफोर्स 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 वर्कफोर्स, सोच समझ के बताइएगा। वर्कफोर्स कितना है चिल्ड्रन? लेबर फोर्स 66 था, उसमें से 15 करोड़ काम करना तो चाह रहे हैं बट उनके पास काम है नहीं। वर्कफोर्स कितना था? वेरी गुड,
अपॉन टोटल पॉपुलेशन कितनी थी 141। गजब मैथमेटिक्स मत अप्लाई करिएगा सर, 41 कट गया। सो इट इज 41 अपॉन 141 इंटू 100। 29.08% लोग हमारे देश में काम करने लायक हैं, काम करने लायक हैं। और जो काम करने लायक हैं उसमें से 22% को काम मिल नहीं रहा, 78% को मिल रहा है। तो ये जो पार्टिसिपेशन रेट है ना, ये कंट्री का इंटरनेशनल स्फीयर में सो कॉल्ड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिखाता है। चाइना का पार्टिसिपेशन रेट जो है चिल्ड्रन वो कम होता जा रहा है क्योंकि उनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन बूढ़ी होती जा रही है, तो वो पॉपुलेशन काम करने के लायक ही नहीं है। नहीं समझे बात को? व्हाट इट क्लियर? तो कंट्री में 18 to 60 वाले लोग जितने ज्यादा होंगे पार्टिसिपेशन रेट उतना ज्यादा होगा कि कम होगा? सोच के बताइए। 18 से 60 साल के बीच वाली उम्र के लोग 19 to 59 ईयर्स वाले जितने ज्यादा होंगे पार्टिसिपेशन रेट उतना ज्यादा होगा, काम करने वाले लोग ज्यादा होंगे ना। तो चाइना का पार्टिसिपेशन रेट इज वेरी पुअर। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पुअर नहीं है, पार्टिसिपेशन रेट इज वेरी पुअर। तो इनसे बच्चों दाएं बाएं के ढेर सारे न्यूमेरिकल निकलेंगे, ढेर सारे। सर कैसे निकल सकते हैं? गूगल बार्ड एआई यूज कर लीजिएगा, इस पोर्शन को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा और लिखिएगा फ्रेम 25 टफेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो देखिए क्या क्या आपको निकल के मिलता है। ये प्रैक्टिस मैं आपके ऊपर अप्लाई करूंगा रिवीजन सीरीज में, डोंट वरी। गॉट इट क्लियर? था मजेदार कैलकुलेशन चिल्ड्रन? फिर से बताता हूं एक बार, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक बार फिर से सुन लीजिए तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये, बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी दिस। ध्यान दीजिएगा बच्चों बातों पे। व्हाट इज सो कॉल्ड लेबर फोर्स एंड व्हाट इज लेबर सप्लाई, ये तो क्लियर था। कितने नंबर ऑफ आवर्स ऑन एन एवरेज एक पर्सन काम करता है, दैट इज लेबर सप्लाई। नंबर ऑफ पीपल आउट ऑफ द पॉपुलेशन एक्सक्लूडिंग 18 से छोटे और 60 से बड़े, बच्चों को और बुड्ढों को हटा दिया, जो काम कर सकते हैं, मिल रहा है नहीं मिल रहा है बात की बात है। इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? लेबर फोर्स। 66 करोड़ लोग 18 से 60 साल की उम्र के बीच के, लेस देन 18 मोर देन 16 को हटा 60 को हटा दिया। 66 करोड़ में 15 करोड़ काम करना चाहते हैं बट इनके पास काम है नहीं। तो कितनों को इफेक्टिवली काम मिल रहा है? फोर्स, वर्क फोर्स। समझ में आ गया? अब रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला फिर से बताने की जरूरत तो नहीं है, इसी फॉर्मूले को उल्टा कर दिया इन्होंने। ठीक है, अनएम्प्लॉयड हमारे केस में कितने हैं चिल्ड्रन? 15 करोड़। और टोटल जो काम करना चाहते थे वो, तो काम करने वालों के साथ जिनको काम नहीं मिल रहा, दे आर ओनली 22%। गॉट इट क्लियर? और बट जब आप इस 66 को पूरी पॉपुलेशन से कंपेयर करेंगे तो आपको क्या पता लग जाएगा चिल्ड्रन? पार्टिसिपेशन रेट। समझ में आ गया? तो बूढ़े और बच्चे कम से कम होंगे देश में तो पार्टिसिपेशन रेट जू से बढ़ जाएगा, और बच्चे बूढ़े ज्यादा होंगे तो पार्टिसिपेशन रेट कम होगा। तो लोग कहते हैं आईडी बड़ा आसान है, मैं भी मानता हूं आईडी बड़ा आसान है, इट डिपेंड्स कि तरीका डिफिकल्ट होना चाहिए पढ़ने का। तो आपको एमसीक्यू पूछ लेंगे कंपेयरिंग इंडिया एंड चाइना, वेयर इन इंडिया देयर आर मेजॉरिटी पीपल हु आर, हमारी 1/3 पॉपुलेशन बच्चों 18 से 60 के बीच की है, आप अपने घर का एग्जाम्पल ले लीजिए। व्हाट इट क्लियर? और चाइना में मेजॉरिटी पॉपुलेशन या तो 18 से कम है या तो 60 से ज्यादा। तो आपको यहाँ पे रेफरेंस देंगे, चाइना में मेजॉरिटी पॉपुलेशन लेस देन 18 एंड मोर देन 60 है, इंडिया में मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस एज ग्रुप के बीच की है। विच कंट्री विल हैव अ हायर पार्टिसिपेशन रेट? तो आंसर होगा इंडिया, चाइना, एनी, और डेटा इज इनसफिशिएंट और कांट से, और बोथ। तो आपका आंसर इंडिया। समझ गए? फॉर्मूला एंड वैल्यूज कैलकुलेट कर ली सबने? चलिए, सो व्हाई डू पीपल वर्क एंड व्हाई वी शुड स्टडी अबाउट वर्किंग पीपल, बताने की जरूरत है ये भाई, ऑब्वियस सी बात है, टू अर्न अ लिविंग। साइज ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया, डेटा बेस्ड है चिल्ड्रन, ये आप www.india.gov.in से लेटेस्ट डेटा कॉपी कर लेंगे। गॉट इट क्लियर? तो साइज एंड वर्कफोर्स आपको सब पता लग जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया, आपको ये पार्टिसिपेशन रेट, लेबर फोर्स, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा पढ़ना है, तो ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है, डायरेक्ट इसकी कोई टेस्टिंग आपके एग्जाम में नहीं होने वाली है। ओके चलो, चलिए। Why is bulk of our workforce is rural based? Common sense.
एक तो भाई एग्रीकल्चर वाज द प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन सिंस ओल्डर ट्रेडिशनल डेज एंड जनरेशन, एंड 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स वेयर चिल्ड्रन, रूरल एरिया। मथुरा में रहना है तो राधे राधे बोलना है, तो जब रहेंगे गांव में तो ऐसा तो है, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, कोडिंग करेंगे। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स? वेरी लो। अब इसके तो मल्टीपल आंसर्स हैं, लोग फीमेल्स को काम नहीं करने देना चाहते, बट ये पुराना मिथ था, अब ऐसा नहीं है। ओके चलिए, तो ये रेफरेंस पॉइंट से चला, डायरेक्ट आपको एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन मैंने आपको बता दिया, समझ में आ गया? तो इट इज ऑल डेटा बेस्ड, डायरेक्ट इसका कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। केस बेस्ड हो सकता है, इसीलिए तो मैंने आपको सारी चीजें बताई। आपको केस स्टडी दे देंगे और कहेंगे बताइए रेफरिंग टू द अबव केस स्टडी पार्टिसिपेशन रेट क्या है। जब फॉर्मूला ही नहीं आता, कैलकुलेशन नहीं आता, कैसे बताएंगे वहां पे? ओके, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड। अर्बन एरिया में बच्चों आपको हायर्ड लोग ज्यादा नजर आते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड कम, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है टर्शरी सेक्टर वगैरह में। रूरल में अच्छा हम नौकरी करेंगे, अब इनके यहाँ नाक बहुत बड़ी होती है गांव के लोगों की, मर जाएंगे बट नौकरी नहीं करेंगे। घर में खाने को चाहे ना हो, जमीन और हथियार बड़ा होना चाहिए। हर घर में आपको 2-4 बंदूकें और ये सब मिल जाएगा बेसिकली। फाइन, चलिए। हायर्ड वर्कर्स मेल आर लेस एंड सेल्फ एम्प्लॉयड आर मोर, बट गांव वगैरह में क्या चल रहा है? फीमेल हायर्ड वर्कर्स आर मोर और लेस एंड सेल्फ एम्प्लॉयड आर मोर। वही खेती वजह और कोई वजह नहीं है। तो ये सब आपको कुछ खास रटना नहीं है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर टोटल टाइम पास है चलन, ये आप पढ़ चुके हैं अपने इंडियन इकोनॉमी वाले स्टार्टिंग के चैप्टर में। टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड प्राइमरी। अब प्राइमरी का इंपॉर्टेंस कंपैरेटिवली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा फिर से बढ़ गया, जब से ये रईसों की गोभी ब्रूकली वगैरह उगने लग गई है। ओके, ये सब पूरा बेकार है चलन, इसको कुछ नहीं करना। एक बार मन हो तो बस रीडिंग कर लीजिएगा, कुछ खास है नहीं। व्हाट इट, तो जो मैंने आपको टॉपिक लिखवाया है उससे रिलेटेड मैक्सिमम चीजें आपने स्टार्टिंग में कवर कर ली हैं। जॉबलेस ग्रोथ, ग्रोथ तो हो रही है बट जॉब्स उतनी नहीं है, क्योंकि हम ज्यादातर टेक्नोलॉजी बेस्ड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। एआई भी आने वाला है, ऐसा नहीं कि जॉब चला जाएगा, बट जो एआई के साथ यूजर फ्रेंडली होगा उसका जॉब रहेगा, जो एआई फ्रेंडली नहीं होगा उसका जॉब नहीं रहेगा। तो जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो हाईली स्किल्ड हैं, उनके जॉब्स नहीं जाएंगे चिल्ड्रन। जो पुअर स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, उनके जॉब्स चले जाएंगे। हमने 4 साल पहले अपने घर से धोबन को निकाल दिया, वॉशिंग मशीन से कपड़ा धुल रहा है। बर्तन वाली नाटक कर रही है, ढूंढ रहे हैं आजकल हम लोग सो कॉल्ड डिश वॉशर, इसको भी निकालने वाले हैं। व्हाई इज इट सो? बट डिश वॉशर में नौटंकी ज्यादा है, 10 बर्तन धोने के लिए 3 घंटे का प्रोग्राम चलेगा, वो बिजली इतनी ज्यादा खा जाएगा जितने का तो बर्तन नहीं होगा, और आप एल्युमिनियम के बर्तन उसमें धो नहीं सकते। खोपड़े में बात गई। Why are we relying more on technology? Good and cheap बोलना गलत होगा, चीपेस्ट है। कॉफी वेंडिंग मशीन, हर ऑफिस में कैंटीन हुआ करती, लोग चाय नाश्ता बनाते थे, वहां नाश्ते वाला आदमी है, मोर स्किल इज रिक्वायर्ड। कॉफी के लिए क्या किया हमने? वेंडिंग मशीन लगा दी, पाउडर वाला दूध डाल दिया, बटन दबाया, कॉफी आ गई, तो उसकी नौकरी चली गई। समझ में आ गया? बट अगर आपने अपने मालिक को फ्लेवर्ड चाय पिलाई होती अदरक डालकर, तो शायद वो आपको नौकरी से ना निकालता। तो अपनी नीड क्रिएट करनी पड़ेगी आपको। ओके, कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। नाउ कैजुअलाइजेशन और इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है चिल्ड्रन? दिस विद द अदर चैप्टर वील बी डूइंग। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर यहाँ पे आ गया, ये सिलेबस का मेन पार्ट है, ठीक है। और रूरल एंड अर्बन एम्प्लॉयमेंट पे इसका जो इफेक्ट होगा, और कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो आपने मैक्रो में भी पढ़ा है। तो दिस इज अल्टीमेटली द एंड। चलिए, तो अगले लेक्चर में इसका करेंगे राम राम सत्य बेसिकली। ओके, तो हेडिंग डाल लीजिए कॉपी में, कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। तो स्टार्टिंग का जो थोड़ा सा पढ़ा था दैट वाज डायरेक्टली रिलेटेड टू सिलेबस, और इफेक्ट वाला इसमें है। ठीक, आज की सेवा यहीं समाप्त होती है।